आइए बिल्कुल एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स का। पालविया साहब करें शुरुआत, लॉन्ग टर्म पिक बताएं सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। लॉन्ग टर्म पिक रहेगी क्लीन साइंस टेक्नोलॉजी। ये स्टॉक में देखें तो एक काफी बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक में डेली वीकली सेटअप पे देखें तो लोअर साइड पे एक अच्छा कंसोलिडेशन देखने को मिला और अब यहाँ पे वीकली सेटअप के हिसाब से भी एक ब्रेकआउट यहाँ पे प्ले आउट होते हुए दिख रहा है। हमें लगता है जिस तरीके से यहाँ पे लोअर साइड पे डेली सेटअप पे एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन भी यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। स्टॉक अब 50 डे 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो जिस तरीके से लोअर साइड पे अब यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट बना है एक करेक्शन के बाद और जो रिकवरी देखने को मिली पिछले कुछ हफ्तों में, हमें लगता है ये स्टॉक वापस अपने एक अप ट्रेंड को यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। स्टॉक में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के टारगेट 2100 से लेके 2150 तक के। यहाँ पे करंट लेवल से अगर कोई गिरावट भी मिलती तो इसको ऐड करेंगे। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 1780 के आसपास और अपसाइड के टारगेट होंगे 2100 से लेके 2150 तक के। तो क्लीन साइंस टेक्नोलॉजी को बाय करने की सलाह रहेगी लॉन्ग टर्म पिक में। ये है आपके लिए क्लीन साइंस। जैन साहब सुप्रभात, हो चुकी है एक बार, दूसरी बार फिर से बताएं लॉन्ग टर्म पिक सर। बिल्कुल, एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी लाया हूं और वो है स्वराज इंजीन्स लिमिटेड। और मुझे सबसे बढ़िया बात ये लगती है कि इस कंपनी की वैल्यूएशंस बहुत सस्ती है, पेडिग्री जबरदस्त है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अनबिलीवेबल 50%, 37% रिटर्न ऑन इक्विटी और 5% डिविडेंड यील्ड। पिछले 3 साल के प्रॉफिट की क्या अगर 9-10%, सेल्स की क्या अगर 9-10% और अच्छा प्रॉफिट मार्जिन। मतलब मेरे को अनबिलीवेबल फंडामेंटल्स लगते हैं और मुझे ऐसा आश्चर्य होता है कि ये स्टॉक इतना सस्ता इन लेवल्स पे कैसे। और क्वार्टरली रिजल्ट्स गजब के दिए। पिछले अगर क्वार्टर देखें तो 40 करोड़ का पैट है, जून 2022 वाला हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट्स। मतलब पिछले जून में 34 करोड़ का पैट था और इस बार 40 करोड़ का पैट, तो हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट्स, हाईएस्ट एवर टीटीएम बेसिस पे एनुअलाइज प्रॉफिट्स में बैठे हैं। और अब पेडिग्री की जब मैं बात कर रहा था तो एर्स्टाइल पंजाब ट्रैक्टर्स जो कि महिंद्रा एंड महिंद्रा में मर्ज हो गई थी और किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स 1985 में इस कंपनी को बनाए थे और 10 लाख से ज्यादा इंजन्स इन्होंने स्वराज ट्रैक्टर्स में ऑलरेडी फिटमेंट्स सप्लाई किए हुए हैं। तो ये ट्रैक्टर्स की थीम वाली कंपनी, यानी कि एग्री थीम, रूरल थीम, ये बेहतरीन थीम लगती है मुझे। और सबसे बढ़िया बात है FIIs, DIIs सबका पूरा भरोसा है। देखिए 52% प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग के अलावा FIIs और DIIs भी अच्छा खासा होल्ड करते हैं। करीब मेरे हिसाब से FIIs का 1.90% और DIIs करीब 9% के लगभग। और अच्छा खासे कुछ रिनाउंड इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्टेड हैं, रिटेल इन्वेस्टर को देखते हैं। मुझे लगता है कि स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे लेना चाहिए। बहुत छोटी इक्विटी है, बिल्कुल इस स्टॉक को यहाँ पे लेते हैं तो आराम से जो टारगेट्स है 1830 का है। और मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है हर पोर्टफोलियो के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए स्वराज इंजन खरीदारी करने की राय। आइए तैयार है दीप अब आपको बताने के लिए कमोडिटी बाजार का अपडेट। दीप बताएं। अनिल जी, रुपया अब थोड़ा कमजोर होते हुए दिख रहा है। 9 पैसे की कमजोरी आपको रुपए में आ रही है। 80 के लेवल से ज्यादा दूर नहीं है, 7 पैसे ही दूर आपको 80 के लेवल से दिख रहा है। बट अच्छी बात यह है कि डॉलर की मजबूती से कमोडिटीज पर भी प्रेशर पड़ रहा है। रुपए पर तो प्रेशर पड़ रहा है बट कमोडिटीज पर आपको ज्यादा प्रेशर पड़ते हुए दिख रहा है। कच्चे तेल में 100 रुपए की गिरावट है, 1.25% नीचे है। 6850 के भी नीचे कच्चा तेल आते हुए दिख रहा है। तो मल्टी मंथ लोज पर आपको कच्चा तेल दिखेगा। नेचुरल गैस में पिछले कुछ दिनों से 100 रुपए से ज्यादा की गिरावट आ गई है, अब तो 640 का लेवल दिख रहा है। 2.5% की गिरावट यहां पर है। सोना आधा % नीचे 50,000 का लेवल जस्ट अबाउट होल्ड करते हुए दिख रहा है। सिल्वर भी आधे % की कमजोरी दिखा रहा है। लेड में आप देख रहे हैं आधे % की कमजोरी है। एल्यूमिनियम आधा % नीचे है। वहीं कॉपर और जिंक में 1% से ज्यादा की वीकनेस है। तो अक्रॉस कमोडिटीज आज कमजोर एक्शन बना हुआ है। क्या करना है आपको ट्रेड के हिसाब से? ट्रेडेबल सिक्योरिटीज की राय है गोल्ड बेचिए। अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट 50,100 के लेवल पर, टारगेट 49,900, स्टॉप लॉस 50,245 का। कच्चा तेल सितंबर कॉन्ट्रैक्ट ये आपको बेचना है 6900 के लेवल पर, टारगेट 6800, स्टॉप लॉस 6955। जिंक सितंबर कॉन्ट्रैक्ट खरीदना है 282 के लेवल पर, टारगेट 286, स्टॉप लॉस 280। और एनसीडेक्स पर ग्वार सीड सितंबर कॉन्ट्रैक्ट खरीदना है 4800 के लेवल पर, टारगेट 4880, स्टॉप लॉस 4750। तो गोल्ड और क्रूड बेचिए, जिंक और ग्वार खरीदिए, यह है राय आपके लिए ट्रेड बुल्स की तरफ से। तेजी फेल 50 पर ढेर,
50,000 पर वापस गोल्ड आ चुका है, जो 2 दिन पहले लग रहा था कि शायद फाइनली, इनफैक्ट कल सुबह ही हम बात कर रहे थे कि लग रहा है कि शायद फिर से तेजी आ सकती है सोने में, वो फेल हो गई है। क्या 50,000 के अब नीचे जाएगा गोल्ड? कैसी रहेगी आगे की चाल, ये समझेंगे एक्सपर्ट्स के साथ 11:26 पर। और ब्रेंट पर बड़ा डेंट, कच्चे तेल की कीमत भी हमने देखा है $8 पिछले 2-3 दिनों में फिसली है। अब क्या वापस 90 के नीचे और फाइनली $80 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है आपको तेल या नहीं? तो दो बड़े डिस्कशन, एक गोल्ड पर अनिल जी और एक कच्चे तेल पर आ रहा है 11:30 बजे। ओके, तो ये ब्रेंट पर बड़ा डेंट, बड़ा धक्का झटका, क्या बोलते हैं इसको, मोच, क्या जो डेंट लगता है, डेंट को हिंदी में मोच तो चोट होती है। नहीं, मोच चोट होती है, डेंट का मैप ही नाम है मेरा। मोच नहीं, ऐसे खरोच है, खरोच खरोच नहीं, खरोच तो स्क्रैच। स्क्रैच होता है। डेंट को हिंदी में, अरे भाई गूगल तो करो कोई लोग। जब करना होता तब तो नहीं करते हैं, और जब नहीं करना होता तब करते हैं। चलो कोई बात नहीं, पता लगाए। तब तक आइए करते हैं 10 की कमाई की शुरुआत। और 10 की कमाई की शुरुआत में तैयार हैं शुभम जी? तैयार है? बिल्कुल तैयार। 4 डिजिट वाला है कि 3 डिजिट वाला है स्टॉक? तो आज तो स्टूडियो में तो 3 डिजिट ही रखना पड़ेगा। क्या गजब कर रहे हो, स्टूडियो में तो 2 डिजिट वाला देना चाहिए। 2 डिजिट वाला अनिल जी स्टॉक एफएनओ में बहुत कम है। एक सिंगल वाला भी है। हाँ है, चला भी है आज। बाय द वे वो डबल डिजिट में आने की तैयारी डबल में, डिजिट सिंगल आने वाला है। हाँ, देख लो, चला है, मौका 7.5% लास्ट ऊपर है। बाद में मिलेगा नहीं सिंगल डिजिट में। आज ही चांस है आपके पास, 10 रुपए हो गया तो फिर आइडिया बताए सर। अनिल जी आज खरीदना है जुबिलेंट फूड को, और जुबिलेंट फूड का थोड़ा अगर हम लॉन्ग टर्म चार्ट देखेंगे तो इसमें पहले तो गिरावट देखने को मिला, लेकिन उसके बाद एक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन हो चुका है, और अब ग्रेजुअली यहाँ पे जो डेटा पॉइंट्स है वो पॉजिटिव बनते हुए दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर इसको 2-3 महीने के नजरिए से अगर पोर्टफोलियो में देखा जाए तो मुझे लगता है कि एक अच्छा रैली यहाँ पे बनता हुआ दिख सकता है। तो 730 तक का लक्ष्य होगा जुबिलेंट फूड का, निवेश के तौर पे खरीदे, और एक स्टॉप लॉस इस ट्रेड के लिए 560 पे मेंटेन कर सकते हैं। ये तो जुबिलेंट फूड आज सुबह और किसको पसंद आया था? हिमांशु जी को। 560 का स्टॉप लॉस और टारगेट लगाए आप 730 का। ये आपके लिए राय जुबिलेंट फूड पर आती हुई दिख रही है। आइए कुणाल जी राकेश जी भी तैयार है 10 की कमाई के शेयर के साथ, बताएं सर। अरे जी देखिए, 10 की कमाई में मैंने और राकेश जी ने आज चुना है महिंद्रा सीआईई को। महिंद्रा सीआईई हमारा 10 की कमाई का स्टॉक। और अनिल जी इस चार्ट को अगर आप देखें तो काफी समय से स्टॉक जो है एक दायरे में ट्रेड कर रहा है, और अब वापस से उस दायरे को तोड़कर एक नया ब्रेकआउट देने की पूरी तैयारी यहां पर चार्ट पर दिख रही है। तो मध्यम से लंबी अवधि के लिए हम खरीदारी की राय दे रहे हैं, नीचे के लेवल्स पर अक्यूमुलेट करें। ओवर टू राकेश। नहीं जी, महिंद्रा सीआई का बेहतरीन टेक्निकल पैटर्न है, और जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, इन स्तरों पर और करेक्शन पर अगर ये स्टॉक 260 के अराउंड मिल जाए तो बेहतरीन स्तर है, वहां पर बाय एंड होल्ड करें। 350 के हमारे टारगेट्स हैं, तो 350 के टारगेट के लिए महिंद्रा सीआईई में निवेश की राय है। महिंद्रा सीआईई ये है आपके लिए स्टॉक जहां पर निवेश की राय कुणाल जी राकेश जी की तरफ से 350 के टारगेट के लिए। आइए पोजिशनल पिक ली जाए। पालिया साहब बताएं आपकी पोजिशनल पिक। अनिल जी पोजिशनल पिक रहेगी एलजी बालाकृष्णन ब्रदर्स, एलजी ब्रॉस इसका टिकर है एनएससी पे। सो ये स्टॉक में अगर हम देखें तो फरवरी के बाद स्टॉक में वापस से जिस तरीके से एक लोअर साइड पे करेक्शन के बाद जो रिकवरी बनी, अब अपने प्रीवियस स्विंग हाई को यहाँ पे क्रॉस करते हुए दिख रहा है। ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में वापस स्टॉक यहाँ पे ट्रेड करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से स्टॉक अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम एक बुलिश जोन में यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, हमें लगता है कि यहाँ पे जो स्ट्रेंथ वापस बनी है पिछले 5-6 महीनों में करेक्शन के बाद, ये स्टॉक में हमें लगता है पोजिशनल टारगेट जो आना चाहिए करीब 950 से लेके 1000 तक की अपसाइड के टारगेट इसमें पोजिशनल बेसिस पे आते हुए दिख सकते हैं। तो एलजी ब्रदर्स यहाँ पे बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस होगा करीब 730 का, 950 से 1000 तक की अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं पोजिशनल बेसिस पे। ओके, तो ये है आपके लिए एलजी बालाकृष्णन, यहाँ पर खरीदारी करने की राय। 730 का स्टॉप लॉस लगाइएगा और टारगेट रखिए 950 और 1000 के बड़े टारगेट के लिए यहाँ पर करनी है आपको खरीदारी। ये राय आपके लिए आती। आइए जैन साहब भी तैयार है अपनी पोजिशनल पिक के साथ, और जैन साहब तैयार हैं तो तैयार ही हैं, 3 मिनट एक्स्ट्रा तैयार हैं, आपको ज्यादा मौका मिलेगा। जो आप लिख के लाए जैन साहब इस 3 मिनट में आप रिवीजन कर लीजिए, बिल्कुल, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको पूछेंगे पोजिशनल पिक, तो बिना देखे आपको पढ़ना है इस छोटे से ब्रेक के बाद।
स्वागत है आप सबका 10 की कमाई में। और पोजिशनल पिक के लिए तैयार हैं जैन साहब, लेकिन हम उधर जा ही नहीं रहे क्योंकि थोड़ी जैन साहब ने ब्रेक में याद किया होगा बस रट्टा मार मार के। थोड़ी देर में जब जैन साहब भूल जाएंगे तब हम उनके साथ वापस पहुंचेंगे। तब तक अगर किसी को 10 की कमाई देने का इंटरेस्ट है तो बताए हाथ खड़ा कर। कौन तैयार है 10 की कमाई के लिए? अच्छा, जय ठक्कर तैयार है। जय बताइए। अनिल जी, मेरा 10 की कमाई का जो पिक है वो है इंडिया मार्ट। बहुत ही अच्छे लेवल पर अनिल जी ये फिर से आया है। एक अच्छा इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न में से ब्रेकआउट ये स्टॉक ने दिया है। और अनिल जी विद क्लियर इंक्रीज इन वॉल्यूम्स के साथ प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट मैं कहूंगा इसको कहना चाहिए। इंडिया मार्ट में 4764 के आसपास ये स्पॉट का भाव चल रहा है अनिल जी। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस पे प्लेस करना होगा 4550 पे। सो नियरली अराउंड 214 पॉइंट का एक आपका डाउनसाइड रिस्क रहेगा विच इज नियरली अराउंड 5%। बट टारगेट एनर्जी जो ऊपर निकल कर आ रहे हैं इसके दैट इज 5320। सो 5320 तक के एक टारगेट्स के लिए इंडिया मार्ट को खरीदना चाहिए। वहीं पे उसके प्रीवियस रेजिस्टेंस का क्लस्टर आई थिंक विद दिस काइंड ऑफ अ ब्रेकआउट। और अगर मोमेंटम देखते हैं एनर्जी तो एट ऑल द डिग्रीज राइट फ्रॉम आर्ली चार्ट टू वीकली चार्ट सभी पर एक अच्छा खासा बाय क्रॉस ओवर यहाँ पे देखने मिलता है। तो टेक्निकली इंडिया मार्ट इज एट अ वेरी नाइस लेवल। ब्रेकआउट देने का रीटेस्ट हुआ नेकलाइन को और वहां से फिर से एक रिवर्सल दिखा रहा है। कल एक इनसाइड बार पैटर्न भी फॉर्म हुआ था, वो इनसाइड बार पैटर्न में से भी आज ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। सो मल्टीपल रीजंस एनर्जी हायर प्रोबेबिलिटी के साथ इंडिया मार्ट को खरीदना चाहिए। ओके, तो इंडिया मार्ट है वो स्टॉक्स जहां पर खरीदारी करने की राय। आइए सिमी जी भी तैयार है अपनी 10 की कमाई के शेयर के साथ। सिमी जी बताइए। अनिल जी 10 की कमाई के लिए आज एक शुगर स्टॉक को चूज किया है। सुबह सुबह आज शुभम ने दिया है बलरामपुर चीनी और मैंने भी दिया था बहुत दिनों पहले और मेरा बहुत बड़ा टारगेट है इसमें। और अभी एक शुगर में छोटा एक स्टॉक है रेणुका शुगर जिसमें मुझे लगता है कि बहुत अच्छा मोमेंटम ये कल से ही पकड़ रहा है और आज भी ये स्टॉक मेंटेन कर रहा है। तो करंट लेवल पर रेणुका शुगर को खरीद कर चलने का सलाह होगा। बहुत बड़ा टारगेट है 63 से 65 का टारगेट है। एक महीने का नजरिया से स्टॉक को होल्ड करना पड़ेगा। करंट लेवल पर थोड़ा सा लीजिए, थोड़ा सा नीचे आते ही 51-50 के आसपास आते ही एक्यूमुलेट कीजिए। 48 का स्टॉप लॉस होगा। पहला टारगेट होगा 56 जो कि मुझे लगता है कि आज ही के आज आ जाना चाहिए। 56 के ऊपर जाके सस्टेन करेगा तो 60 से 65 तक का रैली मैं इसमें एक्सपेक्ट कर रही हूँ। तो रेणुका शुगर मेरे तरफ से 10 की कमाई। ओके, चलिए तो ये है आपके लिए रेणुका शुगर 48 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 56, 63 और 65 तीन टारगेट लगाकर चलें। वक्त है न्यूज पर व्यूज सेगमेंट का। मुलाकात करेंगे ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स लिमिटेड से। ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड 1981 में कंपनी की हुई थी शुरुआत और 1994 में ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी के तौर पर शुरू हुई है। उसके बाद इनके पोर्टफोलियो में पावर और रेक्टिफायर ट्रांसफॉर्मर्स शामिल हैं। आइए मुलाकात करते हैं हमारे साथ कंपनी के चेयरमैन और होल टाइम डायरेक्टर जितेंद्र मामतोरा साहब कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, जो कि इलेक्ट्रिकल्स में बैचलर्स की डिग्री हासिल कर चुके हैं। शुरुआत से कंपनी के साथ जुड़े हैं। 28 सालों से ज़्यादा का लंबा गहरा अनुभव है आपका और आइए उन्हीं से जानते हैं कंपनी के बारे में। मामतोरा साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो बताएं कि आपकी कंपनी जो ट्रांसफॉर्मर्स और रेक्टिफायर्स बनाने के कारोबार में किस तरह के प्रोडक्ट्स आपके हैं और आप किन्हें सप्लाई करते हैं, किस साइज के किस कैपेसिटी के आप ट्रांसफॉर्मर्स बनाते हैं, ये बताएं सर। हम लोग का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो है वो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो शायद वर्ल्ड में 8 से 10 कंपनी से ज्यादा का नहीं है। हम लोग ने शुरुआत की थी छोटे ट्रांसफॉर्मर से, इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मर से, फिर इंडक्शन फर्नेस के ट्रांसफॉर्मर बनाने लगे, फिर हम लोग ने सबमर्ज आर्क फर्नेस के लिए ट्रांसफॉर्मर बनाए, फिर हम लोग ने आर्क फर्नेस के लिए ट्रांसफॉर्मर बनाए, फिर हमने रेक्टिफायर ट्रांसफॉर्मर बनाए जो मेटल स्मेल्टिंग के लिए और केमिकल बनाने के लिए काम में आता है। अभी वो रेक्टिफायर ट्रांसफॉर्मर हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन जिसको बोलते हैं, उसको बनाने में भी काम में आएगा। तो वी आर द ओनली मैन्युफैक्चरर इन इंडिया फॉर दिस काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स। फिर हम लोग जो धीरे धीरे हम जैसे आगे बढ़ते गए तो हम लोग ने 66 केवी के ट्रांसफॉर्मर बनाए, फिर 132 के, फिर 220 केवी के, फिर हम लोग ने 400 केवी के ट्रांसफॉर्मर हमारे खुद की टेक्नोलॉजी से बनाए। हम लोग ने बहुत चेष्टा की किसी के साथ टाई अप करने की, लेकिन कुछ नहीं हुआ, तो फिर हम लोग ने खुद नहीं बनाना चालू किया। सक्सेसफुली वी डिड दैट। फिर 765 केवी में जाने के लिए हम लोग को किसी की मदद की जरूरत थी, इन द सेंस कि
हम लोग प्री क्वालिफाई नहीं हो रहे थे पावर ग्रिड के ट्रांसफॉर्मर के लिए। तो हमने ZTR करके एक यूक्रेन की कंपनी है जिसने वर्ल्ड में सबसे ज्यादा 765 kV के ट्रांसफॉर्मर्स बनाए हैं, उसके साथ टाई अप किया। और वो टाई अप में बहुत सिंपल सा टाई अप था कि हम लोग साथ में कोट करेंगे, वो हम लोग को टेक्नोलॉजी देंगे, उसकी डिजाइन से हम लोग ट्रांसफॉर्मर बनाएंगे और हम लोग जॉइंटली पार्टिसिपेट करेंगे इन द पावर ग्रिड टेंडर्स। तो उसमें रेशियो हम लोग का नक्की हुआ कि जितने ट्रांसफॉर्मर मिलेंगे उसमें से इतने हम बनाएंगे, दूसरे वो लोग बनाएंगे। तो हम लोग ने टोटल सब मिला के 32 ट्रांसफॉर्मर बनाए उस प्रोजेक्ट में। तो 32 में से 20 ट्रांसफॉर्मर हमने बनाए, 12 ट्रांसफॉर्मर उन लोग ने बनाए। तो इसमें ये जो हम लोग के लिए ये एक टेक्नोलॉजी फी जैसा था, हम लोग उसमें कुछ पैसे नहीं कमाए, हम लोग ने कैश लॉस नहीं किया लेकिन पैसे भी नहीं कमाए, लेकिन हम लोग को एक टेक्नोलॉजी मिल गई। और उसके आगे जाने के लिए हम लोग को रिएक्टर में जाना था। तो रिएक्टर में जाने के लिए रिएक्टर 765 kV तक के रिएक्टर, 400 kV के रिएक्टर हमने हमारी टेक्नोलॉजी से बनाए थे। लेकिन फिर हमने फ्यूजी इलेक्ट्रिक करके जापान की कंपनी है, उसके साथ टेक्नोलॉजी टाई अप किया और उन लोग से ये 765 kV 400 kV रिएक्टर की टेक्नोलॉजी ली जो हमसे कहीं ज्यादा बेहतर थी। तो उससे हम लोग को काफी फायदा भी हुआ, हमारी कॉस्ट भी कम हुई, हम लोग के मुनाफे भी थोड़े बढ़े उसके लिए। और उसके बाद 400 kV के जनरेटर ट्रांसफार्मर के लिए भी उनके साथ हम लोग ने टाई अप किया। तो अभी आज जो हम लोग का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो 11 kV से लेकर के 765 kV तक के हैं, जो 765 kV इज द हाईएस्ट ट्रांसमिशन वोल्टेज इन इंडिया टुडे। और इसके अलावा भी हमने एक पावर ग्रिड को, ठीक बात है जी, ट्रांसफार्मर हम लोग ने दिया। हाँ जी बोलिए। जी जी। अच्छा सर, ये बताइए कि अभी फिलहाल ऑर्डर बुक कैसी है, किस तरह के ऑर्डर्स आपको मिल रहे हैं, क्या साइज है? अभी जो ऑर्डर है वो सब पूरे माने आर्क फर्नेस ट्रांसफार्मर से लेकर के 765 kV के ट्रांसफार्मर के रिएक्टर के और रेक्टिफायर के ऑर्डर भी हम लोग के पास है अभी। और टोटल वैल्यू जो है उसकी वो करीबन 1500 करोड़ के आसपास है। अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर की पोजीशन आज की तारीख में 1500 करोड़ के आसपास है। अभी डिमांड स्ट्रांग है सर, कैसे आउटलुक कैसा दिख रहा है? नहीं, डिमांड तो काफी स्ट्रांग है, क्योंकि क्या हुआ है कि अपने सोलर पार्क आने लगे, फिर जो रिन्यूएबल में पूरी दुनिया का जो कंसंट्रेशन हुआ कि भाई चलो उस पर फोकस करेंगे ताकि जो कार्बन एमिशन कम हो और ग्रीन एनर्जी अपने को मिले। तो वो उससे क्या हुआ है कि वो पावर जो है वो पावर को वहां का वहां यूज नहीं कर सकते आप, क्योंकि उतना पावर जनरेट करते हैं आप, तो उसको आपको ग्रिड की लाइन में पावर इवैक्यूएट करना पड़ेगा, तो उसके लिए ट्रांसफार्मर लगते हैं। तो वो भी बहुत बड़ी डिमांड अभी निकली है। और अभी जो जैसे इंडिया जो अभी जा रहा है TBCB, माने उसमें क्या है कि आपको ट्रांसमिशन का आपको क्या प्राइस से आप पावर सप्लाई करेंगे उसका पूरा का पूरा प्रोजेक्ट आपको हाथ में लेना होता है। तो 20-25 साल का वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो उसके अंदर स्टरलाइट पावर, फिर अदानी, फिर पावर ग्रिड और बहुत सारे GR इंफ्रा, बहुत सारे लोग इसके अंदर है कंपटीशन में। लेकिन ये बहुत बड़ा बिजनेस, अभी 25,000 से 26,000 करोड़ के टेंडर्स निकलने वाले हैं या निकले हैं, जिसके अंदर ट्रांसफार्मर की रिक्वायरमेंट होगी 2200 से 2300 करोड़ की। वो खाली OTBCB प्रोजेक्ट के लिए इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट वो है। और वो जो फील्ड जो ट्रांसफार्मर जो साइज के ट्रांसफार्मर है वो इंडिया में बनाने वाले 5 है खाली। तो उसके अंदर है ABB माने अभी हिटाची हो गया, हिटाची, सीमेंस, तोशिबा, GE, हम लोग और BHEL। ये खाली 6 पार्टी है जो ये ट्रांसफार्मर बना सकती है और रिएक्टर बना सकती है। राइट सर, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा कंपनी का आउटलुक। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र मामतोरा साहब हमारे लिए समय देने के लिए और कंपनी के प्रोडक्ट्स और उनके ऑर्डर बुक के बारे में बताने के लिए। आइए बढ़ते आगे और वक्त है पोजिशनल पिक का। जैन साहब है तैयार। जैन साहब को और समय मिल गया काफी लंबा याद करने के लिए, रिविजन करने के लिए, पक्का एकदम। जैन साहब मार चुके रट्टा पूरा एकदम। अच्छा, जैन साहब को लगा कि इतना लंबा टाइम लग रहा है, म्यूट ही हो जाता। अब अनम्यूट तो करो, मन मन में बोल रहे हो क्या?
सॉरी अनिल जी, कोई ब्रेक के दौरान फोन आ गया था तो मैं चलो उठा लेते हैं, और 2 मिनट्स कॉल था तो बोला चलो। तो ब्रेक के दौरान तो आपको काम दिया था याद करने के लिए, फोन पे लगे हुए थे आप। बिल्कुल देखिए, स्टॉक के फंडामेंटल्स तो याद रहते हैं, नंबर्स को थोड़ा देखना पड़ता तो उसके लिए जरूर से देखूंगा जी। बट एनीवेज बहुत बेहतरीन कंपनी अनिल जी, ऑलरेडी इनफैक्ट अभी पिछले कुछ मिनटों में ये स्टॉक भी चल चुका। माइथन अलॉयज, देखिए मेटल स्टॉक्स वैसे थोड़ा बहुत सुर्खियों में है, पिछले कुछ दिनों से माहौल बना हुआ है, भले वो लार्ज कैप्स हो या स्मॉल कैप्स। और माइथन अलॉयज एक अलग टाइप की कंपनी है। इनफैक्ट हमेशा मैं मैंगनीज की बात होती थी तो पहले मैं मॉइल की भी बात करता था। ये फेरो मैंगनीज, सिलिको मैंगनीज और फेरो सिलिकॉन, ये सारी चीजें बनाती है और एक्सपोर्ट भी करती है। कैलकाटा बेस्ड कंपनी है, 1985 से कार्यरत, बेहतरीन क्वालिटी कंपनी। मैं ये बोलूंगा कि इस स्टॉक को मैंने 2 बार जेम्स में भी दिया हुआ और नीचे के लेवल्स पे दिया हुआ, और तब दिया हुआ जब मेटल्स में इतनी तेजी भी नहीं आई थी, क्योंकि फंडामेंटली बहुत बढ़िया लग रहा था। ये मैं 2020 और 21 दोनों सालों में दिया हुआ हूं। और अब देखिए पिछले कुछ क्वार्टर्स तो स्टील सेक्टर के लिए या मेटल्स के लिए बहुत बढ़िया गए, तो उस दौरान इनके फंडामेंटल्स और इनके रिजर्व्स बहुत जबरदस्त हुए। इतने स्ट्रॉन्ग हो गए फंडामेंटल्स की स्टॉक सिर्फ 3 के पी मल्टीपल पे चल रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 56% हो गया, रिटर्न ऑन इक्विटी 43% है, और पिछले 3 साल की प्रॉफिट की क्या अगर 48% की रही है, सेल्स 15-16% के लगभग। एक जीरो डेट कंपनी मेटल्स में या इन टाइप के सेक्टर्स में जीरो डेट कंपनी मिलती है तो बड़ी बात है। और आप देखिए 112 करोड़ जून 2021 में जो पैट था, उसके सामने जून 2022 के क्वार्टर में 219 करोड़ का पैट, पिछले 3 क्वार्टर में 300 करोड़, 242 करोड़, 219 करोड़, इस तरीके के पैसे कमाई और इस तरीके के रिजर्व्स कंपनी ने क्रिएट किया। करीब 2300 करोड़ के रिजर्व्स है, 29 करोड़ की इक्विटी पे। एफआईआईज डीआईएस भी करीब 2.5-3% के लगभग होल्ड करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक को इन लेवल्स पे लेना चाहिए। ऊपर का लेवल 1600 दिखाया हुआ है, वहां से अच्छा खासा करेक्ट हुआ है। डाउनसाइड रिस्क मुझे बहुत ज्यादा लगती नहीं है, इतना सारा पैनिक भी हमने देखा, तभी भी ये स्टॉक 850-900 के लगभग जाके सपोर्ट ले लेता है। तो मेरे हिसाब से स्टॉक को इन लेवल्स पे लें और आराम से जो टारगेट है 1130-1150 का लगाएं और 990 का स्टॉप लॉस। ओके, तो ये है आपके लिए माइथन अलॉयज, जहां पर आपको करनी है खरीदारी। पर आइए, एक बेहतरीन कॉल तैयार है अनिल जी की तरफ से, बिगुल उनके लिए आज के 2000। बताएं सर। दीप, रैमको सीमेंट का फ्यूचर खरीदारी करने की राय 775 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज का लो 748 का है फ्यूचर्स में, उसके आसपास नीचे कहीं स्टॉप लॉस लगा ले 747 पर, और यहाँ खरीदारी करने की राय है। सारे सीमेंट स्टॉक्स लगातार बुलिश है, हम काफी लंबे समय से सीमेंट स्टॉक्स खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। अब मैं एक इंटरेस्टिंग राय देना चाहता हूँ रैमको सीमेंट में। हमने 160-165 से इंडिया सीमेंट लगातार कहा है, 225-30 के टारगेट थे, अब इंडिया सीमेंट 240 प्लस हो चुका है। इंडिया सीमेंट से आप रैमको सीमेंट में स्विच कर सकते हैं। इंडिया सीमेंट में प्रॉफिट बुक करके रैमको सीमेंट में स्विच कर दे। उसकी वजह यह है कि रैमको सीमेंट के वैल्यूएशन इंडिया सीमेंट के मुकाबले में 25% कम पर ट्रेड कर रहा है, तो यानी कि वैल्यूएशन गैप बढ़ गया जो इंडिया सीमेंट तेजी से भागा है। सो हमें लगता है कि ये भी एक पोजिशनली बढ़िया स्टॉक हो सकता है आपके लिए खरीदारी करने के लिहाज से। 795 रुपए का टारगेट शॉर्ट टर्म का रखें आजकल का, 820 और 850 के आसपास के टारगेट ये लेकर चले आप आगे पोजिशनली। वहां तक जाने की तैयारी दिवाली तक की हो सकती है, तो दिवाली तक के लिए 850 के टारगेट लेकर चलें। 820 का मीडियम टर्म टारगेट होगा और शॉर्ट टर्म टारगेट 795 का होगा। ये इंडिया सीमेंट पे आपके लिए खरीदारी करने की राय। और एक बार इसके चार्ट्स पर जरा वागले साहब भी राय देना चाहते हैं, तो मैं एक बार वागले साहब से भी पूछ लूं। वागले साहब, रैमको सीमेंट। अनिल जी, अगर आप मेरे को चांस दे तो मेरे लिए बिगुल ही बजवा दीजिए। बिल्कुल बिगुल जी, वागले साहब के लिए बिगुल, वागले का वंडर जी। जी सर बताएं। अनिल जी, क्योंकि आपका इंटरव्यू चालू था, मैंने आपको टोकना ठीक नहीं समझा। पैटर्न बहुत ज्यादा क्लियर है और मैं अभी भी मानने को तैयार नहीं हूं कि आप टेक्निकल्स नहीं समझते, वो बात अलग है। मेरा कम से कम पहला टारगेट 800-810 का है और पोजिशनली 840-850 तक ये स्टॉक जा सकता है। और आप अगर फंडामेंटल ये व्यू देते हैं तो मैं तो बहुत ही बुलिश हूँ इसमें। आज मैंने मॉर्निंग में एसीसी दिया था, उसका इंट्राडे टारगेट लगभग आ गया। रैमको सीमेंट में 850 तक पोजिशनल होल्ड करें, करंट भाव है 782-83। आपका स्टॉप लॉस सिर्फ 10-12 रुपए का होना चाहिए, 770 के नीचे हल्का सा
और टारगेट 800 810 पहला, 840 850 दूसरा। ओके, तो पोजिशनल बेसिस 840 850 जो अनिल जी भी बात कर रहे हैं, बट साथ ही 800 810 के टारगेट के लिए बागले से आपको पसंद है 795 और 820 के टारगेट्स के लिए अनिल जी की तरफ से भी यहाँ पर फोकस है। तो रैमको सीमेंट अब यहाँ पर एक्शन है, इंडिया सीमेंट से मुनाफा बुक करके आप इसमें भी स्विच कर लीजिए। आइए फिर शॉर्ट टर्म पिक्स लेने का वक्त है। पालविया साहब बताएं आपकी आज की शॉर्ट टर्म पिक सर। तो दीपांशु जी, शॉर्ट टर्म पिक रहेगी गैलेक्सी सर्फेक्टेंट। ये स्टॉक में देखें तो ऑलमोस्ट 10 से 11 महीने में एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन डेली चार्ट पे बनते हुए दिख रहा है। स्टॉक एक ओवरऑल लॉन्ग टर्म सेटअप के हिसाब से तो एक बुलिश टेरिटरी में ही ट्रेड कर रहा है और स्टॉक अपने सारे इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन कर रहा है। हमें लगता है अब जिस तरीके से यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बन के अब वीकली डेली चार्ट पे जो ब्रेकआउट बनते हुए दिख रहे हैं, ये स्टॉक अब ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। तो हम यहाँ पे इसके जो टारगेट प्रोजेक्ट कर रहे हैं शॉर्ट टर्म के हिसाब से वो आना चाहिए 3550 से लेके 3580 तक के। स्टॉप लॉस रखेंगे करंट लेवल से 3330 के आसपास। तो गैलेक्सी सर्फेक्टेंट बाय करने की सलाह रहेगी शॉर्ट टर्म पिक में। गैलेक्सी सर्फेक्टेंट ये है पालविया साहब की पसंद। जैन साहब आपका शॉर्ट टर्म पिक सर। बिल्कुल, मेरा शॉर्ट टर्म पिक्स है अगेन शुगर स्टॉक्स पे आज काफी बुलिश है सब। मैं भी बुलिश हूँ, सिमी जी भी और शुभम जी ने भी दिया और मैंने जैन साहब के जेम्स में भी आज शुगर स्टॉक को कवर किया और अभी भी मैं एक शुगर स्टॉक लाया हूँ केएम शुगर मिल्स लिमिटेड। अगेन एक बहुत ही छोटी मार्केट कैप वाली कंपनी है, बट एक चीज और मैं शुगर स्टॉक्स में सिमी जी ने भाव से देखकर जरूर से क्या बोलते हैं रेणुका शुगर को छोटा स्टॉक बोला, मगर मैं बोलता हूँ कि मार्केट कैप वाइज सबसे बड़ी हो गई है रेणुका शुगर्स में जो चेंजेस आए हैं। और अब ये बलरामपुर चीनी भले ही वो एफएनओ में लिस्टेड हो, मगर शुगर स्टॉक्स में सबसे बड़ी कंपनी अभी रेणुका शुगर हो गई है। 11-12 हजार करोड़ की मार्केट कैप हो गई है। बट अब मैं केएम शुगर की बात करूं तो 266 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है, एक छोटी कंपनी, 8 का पी मल्टीपल है, बढ़िया है और 15-16 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 18% का रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले 3 साल में बहुत बढ़िया। इन्होंने भी ग्रोथ दिखाई है और शॉर्ट टर्म पिक है तो मैं शॉर्ट ही बोलूंगा। 33 और 35 का टारगेट के लिए स्टॉक को लेना चाहिए और 27 करोड़ का पैट रखिए। 27 करोड़ का 27 रुपया का स्टॉप लॉस। 27 करोड़ का स्टॉप लॉस। जैन साहब बड़े बड़े स्टॉप लॉस देते हैं। 27 करोड़ के स्टॉप लॉस कभी ऐसा सुना पहले? इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं ना? राजस्थान से राजस्थान का सर, राजस्थान का सर। ओके जय, देखो गुजराती लोगों से भी कोई तो आगे निकल रहा है स्टॉप लॉस के मामले में। अनिल जी ये तो बहुत ही बड़ा स्टॉप लॉस है अनिल जी। ऐसा ट्रेड लेने के पहले मतलब 10 बार सोचूं। ये तो बर्कशायर हाथों में भी नहीं लगा सकते हैं, ये बर्कशायर में भी नहीं लगा सकते इतना बड़ा स्टॉप लॉस। चलिए बढ़िया, कभी आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो ही ना, हमारी ये शुभकामनाएं। और इस बीच स्टॉप लॉस ऐसा लग रहा है कि ट्रिगर होने की तैयारी में है। किसका? डाउ की मंदी का। हाँ अब 2 डिजिट में आ चुका है डाउस, बचा है सिर्फ 90 अंक नीचे और नेस्डेक फ्यूचर्स बचे सिर्फ 25 अंक नीचे। इंस्पायर कोई भी किसी को भी कर सकता है। सेंसेक्स और निफ्टी डाउ को इंस्पायर करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। इनको लग रहा है कि अगर ये नहीं गिर रहा है तो हम इतने क्यों गिरे। सो डाउ और निफ्टी लगभग डाउ फ्यूचर और निफ्टी लगभग बराबर नीचे, 90 पॉइंट दोनों ही नीचे। सो कम से कम यहाँ एक अच्छी रिकवरी आपको आती हुई दिख रही है। हाँ, आज बैंक निफ्टी थोड़ा सा ढीला है मामला, उतनी रिकवरी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। वजह है कि आज खरीदारी जो है कंजम्पशन और साथ साथ सीमेंट शेयरों में आपको मजबूत नजर आ रही है। और जय ने सीमेंट में भी जो जेके सीमेंट दिया था, देखिए 2800 के आसपास था, 2804 के आसपास, 2860 हो चुका है। क्या गजब का दौड़ लगाता हुआ जेके सीमेंट भी। सारे सीमेंट स्टॉक वाले, आपके सीमेंट स्टॉक भी जबरदस्त एक्शन में है बिल्कुल। तो ये सारे के सारे आइए बढ़ते आगे। और ताहिर बादशाह साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। वक्त है हमारी खास सीरीज मार्केट आउटलुक का। इन्वेस्टकम म्यूचुअल फंड के सीईओ ताहिर बादशाह साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। ताहिर सर बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद सर जी बिजनेस के लिए समय देने के लिए। बिल्कुल सही वक्त पर आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया है। इस वक्त हमारी ये बड़ी सिचुएशन ऐसी मतलब असमंजस वाली है। लोकल को देखकर हमारे बाजार मजबूत रहे या ग्लोबल को देखकर कमजोर हों, जरा बताइए सर किस डायरेक्शन में जाना है? आई थिंक दोनों पे नजर रखनी है। लोकल में इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एट दिस स्टेज से कि भाई कुछ गलत हो रहा है, मतलब
everything is almost picture perfect with regard to जो अपना हमारे local economic indicators है वो हर तरीके से एक सही दिशा में सही दिशा दिखा रहे हैं। बट ग्लोबल के बारे में सोचते रहना भी जरूरी है, बिकॉज हालांकि हमने एक बहुत अरसे के बाद एक बड़ा डीकपलिंग देखा है, which has been a very strong decoupling in the last 2-3 months in not just economic terms but even in market terms. मतलब अभी we have seen a massive outperformance compared to global markets. तो I think नजर रखनी important इसलिए है क्योंकि global conditions अभी भी थोड़े फ्लक्स में है, एंड ये सिचुएशन और कुछ महीनों तक शायद मुझे लगता है कि एक फ्लक्स का सिचुएशन रहेगा। और अगर थोड़ी बहुत ग्लोबल स्लो डाउन और हो जाती है तो उसका असर इंडिया पे डेफिनेटली पड़ेगा, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स बट शायद थोड़ा बहुत अपना डोमेस्टिक कैपेक्स साइकिल या इन्वेस्टमेंट साइकिल पे भी थोड़ा असर आ सकता है। तो आई थिंक व्हाइल वी आर feeling good about the fact that Indian economic indicators are holding up exceptionally well, particularly after COVID. लेकिन complacency लाना भी थोड़ा सही नहीं होगा। I think we have to be a little watchful on both sides. There is opportunity in India, especially from a 2-3 year perspective. तो मुझे लगता है कि we will do well, and markets can scale new highs, especially after ये थोड़े global मामला जब तक सुलझ जाता है तब तक हम थोड़े दबे रहेंगे, but after that I think market can probably scale new highs. So in the meanwhile we have to keep an eye on both the sides. परफेक्ट। तो ये है आपके लिए, दोनों तरफ नजर रखे, मजबूती के सारे संकेत हमारे अर्थव्यवस्था के, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होना भी ठीक नहीं है, ये बात सही है। अब रहा सवाल भारतीय बाजारों में जिस तरह के संकेत हमारे यहाँ भी हैं ब्याज दरें बढ़ने के, और अमेरिका में भी जिस तरह से ब्याज दरें और बढ़नी और डॉलर इंडेक्स वगैरह बॉन्ड इंडेक्स वगैरह बढ़े हुए हैं, क्या समझा जाए, क्या रेट सेंसिटिव स्टॉक्स जो अब तक तेजी दिखा रहे हैं उनके लिए सही समय है या खतरा है? कुछ समय तक शायद मुझे लगता है कि खतरा हो सकता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि यूएस में तो ये तय है कि रेट्स यहाँ से और थोड़े बढ़ने ही है, और यील्ड्स भी दिखाई रहे हैं, और साथ ही साथ रुपये को डिफेंड करने के लिए आरबीआई को भी मुझे लगता है कि शायद थोड़ा बहुत न चाह के भी थोड़े बहुत रेट्स बढ़ाना जरूरी पड़ जाए, लेकिन वो शायद वो थोड़ा टेम्पररी रहेगा। हमारे लिए इन्फ्लेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है, एंड स्पेशली विद कमोडिटी प्राइसेस कमिंग डाउन, ऑयल अभी 100 के नीचे होना एक हमारे लिए बहुत अच्छा रिलीफ फैक्टर है। तो हमारे लिए रेट की दुविधा बहुत ज्यादा समय तक नहीं रहेगी, और लेकिन आने वाले कुछ महीनों तक जब तक यूएस अपना पीक साइकिल या पीक रेट हाइक का रुख नहीं देख लेता, तब तक इंडिया में भी वो रेट सेंसिटिव्स के लिए थोड़ा बहुत प्रेशर दायक हो सकता है, ऐसा मेरा मानना। ओके। अब ऐसी सिचुएशन में जब भरोसा आपका लोकल इकोनॉमी पर, हमारे बाजारों पर, हमारे यहाँ की लिक्विडिटी पर, तो निवेश के मौके कहाँ दिख रहे हैं आपको ताहिर सर? ये बताएं जरा, कहाँ पैसा लगाना चाहिए निवेशकों को? तो क्लियरली ग्रोथ ओरिएंटेड स्ट्रेटजीज में हमें लगता है कि डोमेस्टिक सेक्टर्स पे ही फोकस करना चाहिए, और पिछले लगभग 2-3 क्वार्टर से हम वही करते आ रहे हैं कि डोमेस्टिक सेक्टर्स में अपॉर्चुनिटीज और वहाँ पे सेफ्टी या अपॉर्चुनिटी जो है वो ज्यादा बेहतर दिख रही है। उनमें क्लियरली एक सेक्टर जो है वो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी था, ओवरऑल कंजम्पशन जो थीम थी वो क्लियरली प्ले आउट हो रही है, और मुझे लगता है कि वहाँ पे मतलब अभी भी मौका है, स्पेशली इन एफएमसीजी में हो, चाहे वो कंजम्पशन रिलेटेड हो, चाहे इवन थिंग्स लाइक ऑटोज हो। आई थिंक वो सेगमेंट्स अभी भी मुझे लगता है कि वहाँ पे अर्निंग्स की डिसअपॉइंटमेंट या अर्निंग्स की इंप्रूवमेंट आने की शक्यता ज्यादा है, और डिसअपॉइंटमेंट के आने की शक्यता बहुत कम लग रही है। तो आई थिंक दैट इज समथिंग विच इज वन ऑफ आवर फेवरेट एरियाज एट दिस स्टेज। फाइनेंशियल्स हमारे लिए हमेशा से मतलब एक अच्छा सेक्टर रहा है, अच्छी एरिया रही है निवेश करने के लिए। हालांकि मैंने ये जरूर कहा कि आने वाले 2-3 महीने के लिए थोड़ा नरमी रह सकती है ये सेक्टर के अंदर, बट आई थिंक ऑल इंग्रेडिएंट्स आर देयर, एंड स्पेशली अगर इंडिया की कैपेक्स साइकिल और इन्वेस्टमेंट साइकिल पिकअप होनी है आने वाले 2-3 साल में, और क्रेडिट ग्रोथ में हमें ऑलरेडी दिखाई दे रहा है कुछ हद तक क्रेडिट ग्रोथ की इंप्रूवमेंट डेफिनेटली दिख रही है, और अगर ये साइकिल और थोड़ी मजबूत हो जाती है तो क्लियरली फ्रॉम अ 1 year, 18 month, 24 month पर्सपेक्टिव बैंकिंग सेक्टर में क्लियरली निवेश करना चाहिए। सो दैट इज अगेन अ डोमेस्टिक सेक्टर जहाँ पे हमें एक्साइटमेंट दिख रही है। थोड़े बहुत जो ग्लोबल सेक्टर्स है वहाँ पे एक वैल्यू की अपॉर्चुनिटी धीरे धीरे करीब आती जा रही है, लेकिन ग्रोथ निवेशक को उसमें बहुत ज्यादा इमीडिएटली
ट्रिगर्स नहीं दिखाई देंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी हो गया, इवन कमोडिटी सेक्टर्स जो ग्लोबली ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं, उनमें मुझे लगता है एक वैल्यू अपॉर्चुनिटी धीरे धीरे कायम होती जा रही है, लेकिन इमीडिएट ट्रिगर्स आपको नहीं दिखेंगे। तो शायद बैक एंडेड रिटर्न्स या 2023 में आपको उन सेक्टर्स से रिटर्न आने की शक्यता है। तो हम उसको थोड़ा हम डी एम्फेसाइज कर रहे हैं, उसको थोड़ा हम बैकग्राउंड में रख रहे हैं, डोमेस्टिक ग्रोथ ओरिएंटेड सेक्टर्स पे ज्यादा हम फोकस कर रहे हैं। ये आपके लिए बेहतरीन इन्वेस्टमेंट की थीम्स हैं जहां पर आपके लिए मौके बन सकते हैं। ऑटो, फाइनेंशियल, ये सारे रेट सेंसिटिव, लेकिन रेट सेंसिटिव के अलावा भी कई सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो ग्लोबल मार्केट से ज़्यादा प्रभावित होते हैं, मसलन मेटल्स, फार्मा, आईटी, ये थोड़े ठंडे भी है। यहाँ अच्छे भाव आ गए हैं, अच्छे वैल्यूएशन हो गए हैं, या अभी थोड़ा इंतजार और करें? उनमें मैं कह रहा हूँ कि जैसे कि वैल्यूएशन धीरे धीरे करीब आते जा रहे हैं, जहां एक वैल्यू प्रोपोजिशन क्लियरली बनते जा रहा है, लेकिन उनमें वो वैल्यूएशंस को वापस ऊपर जाने के लिए कुछ ट्रिगर्स जो जरूरी होते हैं, वो शायद हमें इमीडिएटली नियर टर्म में ना दिखाई दे। एक उनमें से जो ग्लोबल सेक्टर है उसको मैं थोड़ा डिवाइड कर दूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर हो गया, वहां पे डोमेस्टिक भी है और एक्सपोर्ट्स भी है, और हमें लगता है कि वहां पे भी मतलब जो डोमेस्टिक ओरिएंटेड जो कंपनीज है जिनका डोमेस्टिक फुटप्रिंट ज्यादा है, या शायद वो फार्मा कंपनीज नहीं है लेकिन हेल्थ केयर डोमेन में है, तो मुझे लगता है कि दैट ऑल्सो इज समथिंग विच इज एन इंटरेस्टिंग स्पेस, जैसे कि हॉस्पिटल्स हो गया। आई थिंक दैट इज समथिंग विच इज स्टिल एन अट्रैक्टिव बेट, वहां पे एवोल्यूशन हो रहा है और एक अच्छी खासी एक कंपाउंडिंग स्टोरी वहां पे भी बन सकती है। ओके, तो ये है ताहिर सर की तरफ से सारी की सारी ओपिनियन। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। आइए बढ़ते आगे और शो का समापन करने का वक्त है, लेकिन चूंकि शो की शुरुआत आज हमने खास मेहमान के साथ की, जो स्टूडियो में आए हैं, तो उन्हें सबसे पहले मौका भी मिला कॉल देने का, सबसे आखिर में भी मौका उन्हें ही मिल रहा है। तो बताएं शुभम जी, आपकी पिक। अनिल जी, ये स्टॉक का नाम आपको गेस करना है, छोटा सा क्विज है। हाँ हाँ। तो आज सीमेंट स्टॉक्स चल रहे हैं। हाँ। ये स्टॉक का नाम सीमेंट से बहुत राइम करता है और इंडियन इंग्लिश में है। सीमेंट से बहुत राइम करता है स्टॉक का नाम। हाँ। इंडियन इंग्लिश में। इंडियन इंग्लिश? हाँ, इंडियन इंग्लिश में। इंडियन इंग्लिश भी होती है क्या? अभी तो हमने चर्चा किया ना, 3 तरह की इंग्लिश है। वो तो बंसल जी ने बोला, मैं बंसल जी की बात तो आप इतना सीरियसली लेते हो। खुद बंसल जी के घर पे कोई उतना सीरियसली नहीं लेता उनको। सीमेंट से राइम करता हुआ, सीमेंट ऑल टाइम हाई पे स्टॉक है आज एफएनओ का। एफएनओ स्टॉक है? एफएनओ स्टॉक तो अभी ढूंढ लेंगे, एफएनओ स्टॉक में कहाँ टेंशन है। मतलब अच्छा, ढूंढ के नहीं बताना। हाँ। अच्छा, एनीबडी? सही जवाब था, किसी ने तो बोला। जय ने गेस करा। सीमेंस। अच्छा, सीमेंस। ओह माय गॉड, जय आप इतने इंटेलिजेंट है, पता नहीं था पहले कभी। लेकिन आज जो सुमित ने कमाल किया है, सुमित ने पहले। हाँ जी, आप पहले आप बोलिए जी। अनिल जी आज काफी इंस्पायर्ड हो चुका हूं अनिल जी, कविता सुनकर अभी तो आज परफेक्ट राइमिंग हो रहा है अनिल जी। बदले से जय नजर आते हैं। वाह, सीमेंस। मैं तो सोचा कि सीमेंस, हमने तो इसको जर्मनी के अलावा और सिद्धार्थ जी के अलावा किसी से जोड़ा ही नहीं आज तक, पहली बार सीमेंट से जुड़ा। बताएं सर। तो बिल्कुल अनिल जी, जय ने सही गेस किया। सीमेंस पे न्यू ऑल टाइम हाई बनता जा रहा है और यहाँ पे एक कॉल ऑप्शन खरीदना है, 3000 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन। जब हमने सीमेंट्स की बात की तब तो 89 था, अभी 92 पे चल रहा है, तो यहाँ पे खरीदें। एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर 75 पे और 120 तक का टारगेट इस कॉल ऑप्शन के लिए आता हुआ दिखना चाहिए। ओके, वैसे तो जैसा मैंने कहा आपके बाद किसी का चांस है ही नहीं, लेकिन जय ने इतना बढ़िया आंसर दिया तो जय के लिए एक विशेष व्यवस्था बनती है। तो जय, बिना बिगुल के जल्दी से आप बताएं अपना जैकपॉट कॉल। बिल्कुल अनिल जी, मेरा तो डेफिनेटली सीमेंट सेक्टर में से ही है। अल्ट्राटेक सीमेंट, इसका 6900 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन अनिल जी खरीदना है। आउट ऑफ द मनी दे रहा हूं मैं, 130 के आसपास ट्रेड कर रहा है इसको। 135 के रेंज में आप खरीदें। 95 का स्टॉप लॉस रहेगा, 4000 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा, 100 का लॉट है। सो 130-135 के रेंज में खरीदे। 95 का स्टॉप लॉस। पहला टारगेट अनिल जी बन रहा है 180 का, एंड सेकंड टारगेट विल बी 204। सो 180, 204 ये दो टारगेट के लिए अल्ट्राटेक सीमेंट का 69 का 100 का कॉल खरीदे। 6700 अनिल जी निकाला है, जहां पे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग हुआ था। आई थिंक इसके ऊपर स्टॉक शुड मूव टुवर्ड द लेवल्स ऑफ 7000। ओके, परफेक्ट। तो ये है आपके लिए। ऐसा लग रहा है कि मतलब सबको सीमेंट ही चाहिए, बस सीमेंट के अलावा कुछ भी नहीं। आइए
चलिए शो का समापन करेंगे। बाजार में शानदार रिकवरी का माहौल है, स्पेशली ऐसा लग रहा है कि दिन में जब वापस लौटेंगे शो में डाउ फ्यूचर हरे निशान में दिखेंगे। संभावना पूरी रिकवरी आ रही है। चलिए तो अच्छी रिकवरी का मूड माहौल डाउ फ्यूचर्स में, हमारे बाजार भी स्टेबल है। विदा लेने का वक्त है। वागले साहब, कुणाल जी, राकेश जी और साथी पालिया साहब, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जैन साहब, सुमित जी, जय ठक्कर जो सुमित जी से इंस्पायर हुए उनके पास वाले, उनका भी धन्यवाद। सिमी जी का बहुत बहुत शुक्रिया और विशेष धन्यवाद, विशेष आमंत्रित हमारे स्टूडियो में शुभम जी का भी। और शुभम जी को भी आज एक बड़ा मौका मिलेगा बिल्कुल हम हमारे साथ देश के प्रति सम्मान प्रकट करने का। तो आप सभी से निवेदन है अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। आइए, जय हिंद।